हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स में से मोनोसेकेराइड कंप्लीट किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोनोसेकेराइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हमने डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और जब इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है या इनकी रिएक्शन जब वाटर से कराई जाती है तो ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूं कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, जिन्हें मोनोसेकेराइड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स वाटर से रिएक्ट करके हमें कितनी यूनिट्स दे रहे हैं, कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स डिस्कस किए थे। मोनोसेकेराइड ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे डाइसेकेराइड्स की, जो कि सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो चलिए डिस्कस करते हैं डाइसेकेराइड को। देखिए, जब हम डाइसेकेराइड्स की बात करते हैं तो डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर या वाटर से रिएक्शन कराने पर मुझे 2 यूनिट्स मिलेंगी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। अगर हम डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल लेना चाहें तो सेलोबायोज या ट्रेहेलोज, इसके अलावा सुक्रोज, माल्टोज या लेक्टोज, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं डाइसेकेराइड्स के। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें मेनली 3 डाइसेकेराइड्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है सुक्रोज। हम सुक्रोज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद है लेक्टोज, और देन हम माल्टोज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सुक्रोज से। तो जैसा कि मुझे मालूम है कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, इसका मतलब ये वाटर से हाइड्रोलाइज्ड होकर के मुझे 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देगा। और अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा C12H22 एंड O11। क्या केमिकल फॉर्मूला होगा सुक्रोज का? C12H22O11। इसके अलावा सुक्रोज के सोर्सेज की बात करें, इसके क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें मिलता है, तो अगेन ये शुगर केन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा बीट शुगर जो होती है या बीट केन्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है, और ज़्यादातर वेजिटेबल्स से भी मुझे सुक्रोज मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है तो ये हाइड्रोलाइसिस पे मुझे कितनी यूनिट्स देगा? ये मुझे हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवा के देखते हैं। देखिए, जब मैं C12H22O11 इसका रिएक्शन वाटर से करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, मुझे इन्वर्टेज एंजाइम यूज करना होगा, तो ये सुक्रोज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि इसके 12 कार्बन 6 कार्बन की 2 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, 22 हाइड्रोजन को 2 और हाइड्रोजन मिलेंगे वाटर से, इस तरह 24 हाइड्रोजन होंगे, और ये 24 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन में डिवाइड होंगे। इसी तरह 11 ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन मिलेगी वाटर से, और 12 ऑक्सीजन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, O6 और O6 से। और इस तरह मुझे सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 इक्वल मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, और दोनों ही होंगी C6H12O6। इसमें से पहली यूनिट जो है वो ग्लूकोज है, फर्स्ट यूनिट इज ग्लूकोज, और जो सेकंड यूनिट होगी वो फ्रक्टोज होगी। यानी सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से एक यूनिट ग्लूकोज और दूसरी यूनिट फ्रक्टोज मिलती है। देखिए, डाइसेकेराइड के हाइड्रोलाइसिस से हमें सेम यूनिट्स भी मिल सकती हैं, दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट सेम भी हो सकती हैं, और दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। और सुक्रोज के केस में मुझे डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, पहला मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा फ्रक्टोज। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यहाँ आपको मिलने वाली मोनोसेकेराइड यूनिट्स के कॉन्फ़िगरेशन भी पता करने हैं। यानी कि ये ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा है, अल्फा फ्रक्टोज है या बीटा फ्रक्टोज। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एनोमेरिक कार्बन, वो कार्बन जिनमें फ्री रोटेशंस पाए जाते हैं, या मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन, जो कि ग्लूकोज के केस में पहला कार्बन होता है और फ्रक्टोज के केस में दूसरा कार्बन होता है, इनके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें अल्फा और बीटा में डिवाइड करते हैं।
अगर ग्लूकोज के पहले कार्बन में OH राइट साइड होता है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड होता है तो वो बीटा ग्लूकोज होता है। और यहां हमें बताना पड़ेगा कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें अल्फा ग्लूकोज मिला है या बीटा ग्लूकोज मिला है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से मुझे पहली यूनिट जो मिलती है वो अल्फा डी ग्लूकोज की मिलती है, जबकि जो मुझे फ्रक्टोज मिलता है दैट इज बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज मिलता है, दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन के नहीं होते। मैं इसको ऐसे भी याद रख सकता हूं कि पहली यूनिट यानी कि ए यूनिट जो मुझे मिल रही है वो अल्फा होगी, और सेकंड यूनिट यानी कि जो बी यूनिट मुझे मिल रही है वो बीटा होगी। ठीक है, अब यहां मुझे क्लियरली पता चल गया है कि सुक्रोज में जब दो यूनिट्स को मैं जोड़ूंगा तो पहली यूनिट हम अल्फा ग्लूकोज की जोड़ेंगे और दूसरी यूनिट हम बीटा फ्रक्टोज की जोड़ेंगे। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले मुझे अल्फा ग्लूकोज बनाना होगा, फिर मैं बीटा फ्रक्टोज बनाऊंगा और फिर उन दोनों को लिंक करके देखेंगे, और लिंक करने पर मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा सुक्रोज का। तो देखिए, ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाइरेन से रिजेंबल करता है, और पाइरेन दिखने में होता है कुछ ऐसा। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और उसके बाद 1 कार्बन रिंग के बाहर होता है। इसमें से पहला कार्बन हमने यहाँ पर रखा था, और अगर ये अल्फा टाइप का है तो इसमें H ऊपर होगा और OH नीचे होगा। सेकंड कार्बन का भी हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। देन थर्ड कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन चेंज था, और फोर्थ कार्बन में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन था, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स कार्बन कुछ इस तरह से थे। ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बताया, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी के सामने में, इसी के बराबर में मैं बीटा फ्रक्टोज बनाऊंगा, और आपने ये पढ़ा था कि बीटा फ्रक्टोज जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर फ्यूरेन की तरह होता है, और फ्यूरेन कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका भी पहला और दूसरा कार्बन, क्योंकि इसमें पहला कार्बन रिंग के बाहर होगा और दूसरा कार्बन रिंग का कार्बन होगा, तो इसमें नंबरिंग अगर मैं करूं तो पहले के बाद सेकंड कार्बन से रिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, सेकंड कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें CH2OH नीचे की तरफ होगा, और OH को क्या रखा जाएगा, ऊपर की तरफ रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और इस तरह से OH H देन H OH H OH इस तरह से होगा, और लास्ट में मुझे करना होगा CH2OH एंड H इस तरह से। ठीक है, अगर इन सब की नंबरिंग करें अपन तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन, ये 6 कार्बन फ्रक्टोज के हैं। और इसी को मैं ग्लूकोज में भी करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन मुझे ग्लूकोज के मिल जाएंगे। अब इन अल्फा और बीटा फ्रक्टोज को मैं ऐड करूंगा, और ऐड करने पे मुझे फाइनली सुक्रोज मिलेगा। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सुक्रोज बनाने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से लिंक होता है। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज का पहला और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में जुड़ करके सुक्रोज बनाते हैं। अगर मुझे फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ग्लूकोज से जोड़ना है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे सेकंड कार्बन को उठा करके लाना होगा ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के पास, और ऐसा करने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रक्टोज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, इसे थोड़ा रिवर्स घुमाना पड़ेगा। जब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं इसको पलट करके कहाँ लेकर आऊंगा, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के पास लेकर आऊंगा, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। क्यों आएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। अभी ये आपके सामने 2D के अंदर स्ट्रक्चर है, जिसमें CH2OH आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जिसको आप इस ब्लू कैप से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं, और OH अभी ऊपर है। लेकिन 3D में ये कैसा दिखाई देगा, 3D में ये ऐसा दिखाई देगा, मीन्स CH2OH आपकी तरफ है, और जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो OH वाला पार्ट है, वो पीछे की तरफ है। ठीक है, इस तरह से अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब मैं इसको पलटूंगा, पलटने पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। CH2OH अब पीछे चला जाएगा और आपकी तरफ OH नजर आएगा, जिससे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। तो मैं इसको जैसे ही पलटूंगा और जैसे ही सेकंड कार्बन को इधर लाऊंगा, तो ये CH2OH अब मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा और OH मुझे लिखना पड़ेगा नीचे, और इधर का H और CH2OH इधर नीचे आ जाएगा।
अब ये वाला कार्बन पहला कार्बन है क्योंकि मैंने फ्रक्टोज को पलट दिया है, दैट इज माई सेकेंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, और ये वाला कार्बन मेरा क्या होगा, सिक्स्थ कार्बन होगा। ठीक है, अब मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C1 कार्बन को C2 कार्बन से जोड़ूंगा। और याद रखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट बात कि जब हम दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और वाटर रिमूव मॉलिक्यूल होने के बाद, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बाद ऑक्सीजन बचता है और दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑक्सीजन लिंक से ऐड हो जाती हैं। तो दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिंक कैसे बनेगा, मुझे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो पहले मैं दोनों के हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, यानी कि मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। अब मैंने एक और ऑक्सीजन निकाला तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, और क्या बचा हमारे पास, C1 और C2 कार्बन के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, और इस ऑक्सीजन से दोनों यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगी और इस तरह से क्या हो जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन लिंक है जिसमें ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इस लिंक को ग्लाइकोसाइडिक लिंक कहते हैं। इसको हम ईथर लिंक या ऑक्सीजन लिंक भी कह सकते हैं। तो क्या होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक, दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में ऑक्सीजन के लिंक जिससे दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ी रहती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंक कहलाते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से बनते हैं। और इस तरह से मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कंबाइन स्ट्रक्चर किसका कहलाएगा, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब सुक्रोज के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको जाने बिना ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है। इन फीचर्स को बताने से पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि सुक्रोज के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहली बात, सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 होता है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज की 2 यूनिट्स जो होती हैं उसमें पहली यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी बीटा डी फ्रक्टोज होती है। सुक्रोज में ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जुड़ता है, यानी इनमें C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंक पाया जाता है, और C1 और C2 के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक होता है वो वाटर के रिमूवल से बनता है और ऑक्सीजन आ जाने से ये लिंक मेंटेन होता है। ठीक है, अब सुक्रोज के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसे अदर डाइसेकेराइड से अलग रखते हैं, और वो ये हैं कि सुक्रोज एक कैसी शुगर है, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और दूसरी बात ये कि सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है। पहला इसका जो फीचर है वो क्या है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और सेकंड इसका फीचर है कि सुक्रोज क्या है, ये एक इन्वर्ट शुगर है। तो क्या होती है इन्वर्ट शुगर और क्या होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आइए जानते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं सुक्रोज के इन्वर्ट बिहेवियर के ऊपर। देखिए, सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर होती है, और इन्वर्ट शुगर क्या होती है उसको समझने के लिए हमें पहले सुक्रोज की ऑप्टिकल रिएक्टिविटी के बारे में जानना पड़ेगा। ऑप्टिकल रिएक्टिविटी से क्या मीनिंग है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखिए। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कायरल कार्बन पाया जाता है, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यानी इन कंपाउंड्स में से अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारूंगा या पास करूंगा तो ये कंपाउंड्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जिनमें कायरल कार्बन मौजूद है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने लगेगा। ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और हमें मालूम है कि क्लॉकवाइज रोटेशन अगर कोई कंपाउंड करता है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कोई करता है तो उसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो पहली बात, क्या सुक्रोज ऑप्टिकल रिएक्टिव है? यस, सुक्रोज ऑप्टिकल रिएक्टिव डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसमें दो यूनिट्स हैं, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो ऑलरेडी क्या होती हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उनमें कायरल कार्बन पाया जाता है। अब सवाल यहां पर बनता है कि सुक्रोज कैसा कंपाउंड है, कैसी ऑप्टिकल रिएक्टिविटी शो करता है, क्या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या ये लीवो रोटेटरी है? तो देखिए, याद रखिएगा, सुक्रोज का कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या है, जब ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूंगा तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और क्लॉकवाइज रोटेट होने की वजह से मैं इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूंगा। इसको मैं पॉजिटिव साइन से डिनोट कर सकता हूं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन या छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आता है कि मैंने सुक्रोज को कैसा बनाया। सुक्रोज को 2 यूनिट से मिलकर बनाया मैंने, जिसमें पहला था अल्फा ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज, और सेकंड यूनिट थी बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, और आपको मालूम है कि ग्लूकोज जो होता है ये कैसा होता है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि फ्रक्टोज है लीवो रोटेटरी। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि फिर सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यों हुआ। भाई सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों के मिक्सचर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स आने चाहिए थे। तो देखिए यहां पर सुक्रोज जो है वो अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर शो करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपना कैरेक्टर यहां पर शो नहीं करेंगे, बल्कि सुक्रोज जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग रोटेशन शो करेगा, और सुक्रोज के जो रोटेशन होंगे वो क्या होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। ठीक है, रोटेटरी यहां पर होने वाले हैं। ठीक है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन क्या होगा जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, और यहां से बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुक्रोज यानी कि C12H22O11, जिसमें से अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहा हूं, सपोज कीजिए ये सुक्रोज का सॉल्यूशन है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो सिंगल प्लेन में रोटेट होती है, वो इससे मैं पास करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे रोटेशंस कैसे मिलेंगे, मुझे क्लॉकवाइज रोटेशंस मिलेंगे, और मैं बोलूंगा कि ये प्लस डी है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, यानी कि अगर मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो सुक्रोज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, जो कि ऑक्सीजन लिंक से जुड़े हुए थे, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, वो ऑक्सीजन लिंक टूट जाएगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाएंगे, और अब मुझे सॉल्यूशन जो मिलेगा उसमें सुक्रोज नहीं होगा, बल्कि सेपरेटली मुझे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये ग्लूकोज नहीं रहा है, बल्कि ये अपनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूट गया है, तो क्या अब ये मिक्सचर जो पहले सुक्रोज था और हाइड्रोलाइसिस के बाद अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया है, क्या ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा? ऐसा नहीं होगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर शो करेंगे, जो वो लिंकेज के टाइम, यानी जब वो सुक्रोज थे तब शो नहीं कर पा रहे थे, तब सुक्रोज अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर शो कर रहा था, और वो था डेक्स्ट्रो रोटेशन। हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा, अब ग्लूकोज मुझे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, यानी कि ये मुझे क्लॉकवाइज रोटेशंस देगा, प्लस डी रोटेशंस देगा, और फ्रक्टोज मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस देगा, यानी कि ये -L की तरह बिहेव करेगा, और मैं कहूंगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज अब इंडिविजुअली अपने अपने ऑप्टिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स शो करेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुक्रोज पहले क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, अब मैंने इसको ब्रेक किया है, तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहे हैं, और फ्रक्टोज के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहे हैं। और जब पोलेरोमेट्री से इन रोटेशंस को नापा गया, हम ऑप्टिकल रोटेशंस को पोलेरोमेट्री से नापेंगे, तो ऐसा देखा गया कि जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है ग्लूकोज के, वो +52.4 ये मेजरमेंट आया, जबकि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेशन जो आया वो मेरे पास कितना आया, 92.5। यहां पर 54.5 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों के रोटेशंस में फर्क है। डेक्स्ट्रो रोटेशन स्लो हो रहे हैं, इनकी वैल्यू कम आ रही है, जबकि लीवो रोटेशन फास्ट हो रहे हैं, इनकी वैल्यू आ रही है -92 के आसपास। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब दोनों मिक्सचर साथ साथ मौजूद होंगे, क्योंकि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से बनाए हैं, तो दोनों अभी भी कंटेनर में मौजूद हैं, बस इनका ग्लाइकोसाइडिक लिंक टूट गया है। तो इंडिविजुअली ग्लूकोज का रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन स्लो होगा, और बीटा फ्रक्टोज का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फास्ट होगा। ऐसे में ये मिक्सचर ओवरऑल क्या शो करेगा, ओवरऑल ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा,
और इस वजह से ये मिक्सचर जो एक्चुअल में सुक्रोज नहीं है लेकिन सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है, ये पूरा मिक्सचर अब मेनली क्या होगा, लीवोरोटेटरी होगा। क्या होगा ये, लीवोरोटेटरी। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोलाइसिस से पहले रोटेशन डिफरेंट हो, सुक्रोज के केस में डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और हाइड्रोलाइसिस के बाद जो वो अपनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो रोटेशन चेंज हो जाए यानी कि लीवोरोटेटरी हो जाए, ऐसी शुगर्स कहलाती हैं इन्वर्ट शुगर। और सुक्रोज इसका बेस्ट एग्जांपल है। सुक्रोज जब उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होते हैं तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद जब इनकी यूनिट्स फ्री हो जाती हैं तो फ्री रोटेशंस में अल्फा ग्लूकोज क्लॉकवाइज और बीटा फ्रक्टोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फास्ट होने की वजह से ये मिक्सचर ओवरऑल कैसे बिहेव करता है, लीवोरोटेटरी की तरह बिहेव करता है। और इस वजह से सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है, हाइड्रोलाइसिस से पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी और हाइड्रोलाइसिस के बाद जो मिक्सचर बना ये लीवोरोटेटरी यानी कि ऑप्टिकल रोटेशंस में चेंज आया, और ऐसी शुगर्स क्या कहलाएंगी, इन्वर्ट शुगर कहलाएंगी। और सुक्रोज इन्वर्ट शुगर का एक एग्जांपल है। तो सुक्रोज का रिएक्टिविटी, ऑप्टिकल रिएक्टिविटी पढ़ने के बाद हम इसकी नॉन रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी के बारे में जानते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। देखिए हमारे आसपास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो या तो रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए जब हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इसका जो फर्स्ट कार्बन होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, अब अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है, अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करने का मीनिंग क्या है कि ये आसानी से खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है और अदर सब्सटेंसेस का रिडक्शन कर लेता है। खुद का ऑक्सीडेशन और अदर सब्सटेंसेस के रिडक्शन से क्या मीनिंग है, जब मैं अगर कोई ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री पाया जाता हो उसका रिएक्शन किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट से कराऊंगा तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा ये आसानी से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सेल्फ ऑक्सीडेशन शो करेगा, जबकि ये जो फेहलिंग सॉल्यूशन है या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको रिड्यूस कर देगा। यानी कि किसी भी सेकेराइड की रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है या एल्डिहाइड वाला कार्बन या कीटोन वाला कार्बन है उसके फ्री होने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो फ्री होगा तो वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो कार्बन फ्री नहीं होगा तो वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। इसी तरह फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड वाला कार्बन कीटोन जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, और अगर ये कार्बन फ्री होगा तो हम क्या कर पाएंगे, फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे और जो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसको रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये किससे मिलकर बना है, एक अल्फा ग्लूकोज यूनिट से और दूसरा बीटा फ्रक्टोज यूनिट से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वाले कार्बन कौन है, तो आपको मालूम है कि ग्लूकोज के अंदर जो मेन एल्डिहाइड वाला कार्बन है वो पहला कार्बन होता है, और फ्रक्टोज के अंदर जो मेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो दूसरा कार्बन होता है। ठीक है, अब अगर सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होती तो इसका एल्डिहाइड वाला कार्बन और कीटोन वाला कार्बन फ्री होता, लेकिन आपको मालूम है सुक्रोज के स्ट्रक्चर में C1C2 लिंक पाया जाता है। C1 हमेशा ग्लूकोज का होता है और C2 किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है, और दोनों ही कार्बन जो लिंक बना रहे हैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C1C2 लिंक में जो दो कार्बन हैं, C1 ग्लूकोज का कार्बन और C2 फ्रक्टोज का कार्बन, दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप से मीनिंग क्या है,
ग्लूकोज का एल्डिहाइड वाला कार्बन ऑक्सीजन का लिंक बना रहा है फ्रक्टोज के कीटोन वाले कार्बन से। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि सुक्रोज के स्ट्रक्चर में ना तो ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइड है और ना ही फ्रक्टोज के पास फ्री कीटोन है। इसका मतलब ये आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे, आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे या दूसरे सब्सटेंसेस का रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। इट मींस ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे और ऐसी शुगर क्या कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। इससे पता चलता है हमें कि सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसी शुगर जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंक C1C2 हो, या मैं और आसानी से कह सकता हूं कि जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाने वाले कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन हो, जिससे ये दोनों कार्बन फ्री ना रह पाए। ये फ्री नहीं होंगे, इसका मतलब ये क्या नहीं कर पाएंगे? ऑक्सीडेशन जो नहीं कर पाएंगे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे, और ऐसी शुगर्स क्या कहलाएंगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगी। ठीक है, अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे पहचानें कि कोई कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। कब आपको पता लगेगा कि कोई शुगर रिड्यूसिंग शुगर है और कब कोई शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी? तो सबसे पहली बात, रिड्यूसिंग शुगर्स जो होंगी उनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन यानी मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन फ्री होगा, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर मेन एल्डिहाइड या कीटोन वाले कार्बन यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन फ्री नहीं होंगे, एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होंगे। दूसरी बात, रिड्यूसिंग शुगर्स जो होंगी वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट से आसानी से रिएक्ट करेंगी, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर में C1C6 या C1C4 टाइप का लिंक पाया जाता है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मेनली C1C2 या C1C1 लिंक पाया जाता है। C1C2 लिंक अगर पाया जाए तो डेफिनेटली क्या होने के चांसेस हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के डिफरेंसेस मौजूद हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखें, केयरफुली स्टडी करें। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स हैं ज्यादातर क्या होते हैं? ये ज्यादातर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सुक्रोज अकेला एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड है, लेकिन डाइसैकेराइड होते हुए भी इसको क्या माना गया है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें C1C2 लिंक मौजूद है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें सुक्रोज के हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की, इसके ऑप्टिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात की, इसकी इन्वर्ट जो नेचर है, इसका इन्वर्ट शुगर इसको क्यों कहते हैं उसके बारे में बात की, और साथ के साथ हमने एंड में इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला गया है ये भी जाना। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इनको ध्यान से डिस्कस करें, अच्छे से इनको अपनी नोटबुक में नोट करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम अदर डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।